जंगल में इन दिनों शेर की दहशत बहुत चरम पर थी। छोटे छोटे जानवरों को भगाता, मारता, पीटता, खाता। एक को खाता तो तीन को मारता, तीन को खाता तो 10 को मारता और बर्बाद करके फेंकता। इस तरह दहशत मचा हुआ था। एक दिन कुछ लोगों ने पूछा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो? खाने तक तो बात समझ में आती है, लेकिन मार कर फेंक देना और अपनी ताकत की इस्तेमाल करना, आप ये कौन सा दहशत मचा रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? तब शेर ने जवाब दिया कि मैं अगर इस तरह नहीं करूँगा तो तुम पूछते कैसे थे मुझे, डरते कैसे थे, मेरी दहशत कैसे मचती थी? तुम लोग को ये सब पॉलिसी पता नहीं चलेगा, दहशत फैली रहेगी, ताकत की आजमाइश सफल रहेगा, दहशत मचा रहेगा। तब आज जैसे तुम आके पूछ रहे हो, सामने मुंडी नीचे करके, नतमस्तक खाकर जिस तरह तुम पूछ रहे हो, इस तरह पूछते कैसे थे? और ये जितने लोग अभी मुझसे डर कर रहते हैं, वो डर के कैसे रहते थे? मेरी राज कायम करने के लिए इस तरह दहशत फैलाना और दहशत में सबको दहशत में रखना ये ज़रूरी बनता है। पॉलिसी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इतने में दो लोमड़ी आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए हाँफते पटकते यानी शेर के सामने पहुंच गए। शेर ने बोला, रुक, इधर आ। तो उनमें से एक लोमड़ी तो भग गया, दूसरा लोमड़ी वहाँ पर रुका रहा। आप पूछा, हुआ क्या, क्या कर रहे हो? तो इस लोमड़ी ने बोला, अभी मेरी तो दिन ख़त्म हो गई साहब। हुजूर, मैं तो समझ रहा हूँ अभी आप मुझे खा जाओगे। मैं आपके सामने आ ही गया हूँ तो खा ही जाओ, अभी क्या जवाब दो और क्या करूँ, अभी कोई शिकायत नहीं है साहब। एक काम करो, खा ही जाओ। शेर ने लोमड़ी से कहा, नहीं, तेरे हुक्म से चलना मेरा काम नहीं है। मैं जो हुक्म दूंगा वो तुझे मानना है, समझ रहा है? आज से तू ये जो दौड़ते भागते लोग मेरे दहशत में जी रहे हैं, उन्हें जाके मेरा पैगाम पहुंचा। आज से बोलना, राजा का नया हुक्म है कि तुम लोग लाइन लगाकर रोज़ एक एक करके शेर के सामने यानी राम महाराज के सामने एक एक करके रोज़ अपनी हाजिरी लगाओगे। महाराज कोई मेहनत नहीं करेंगे, बिना मेहनत के उन्हें खाना उपलब्ध हो जानी चाहिए। यह हुक्म ले जाके पहुंचा, ये नौकरी तेरी है। लोमड़ी खुश हो गया, बच भी गया और अंदर अंदर से खुश हो गया। ये गया, जो जानवर दहशत में जी रहे थे, दहशत में जी रहे जानवरों के पास भागता हुआ गया, जाके बोला, सुनो, मैं महाराज का पैगाम लेके आया हूँ तुम्हारे पास, सब आ जाओ मेरे पास, जमा हो जाओ, इधर आओ, सब आओ सुनो। तो सब लोमड़ी के सामने सब जमा हो गए। तो ये कहा, आज से तुम लोग लाइन लगा के एक के बाद एक रोज एक एक करके महाराज के सामने हाजिरी लगाना, और महाराज बिना मेहनत के उनको खाना उपलब्ध चाहिए। इन्होंने आज से ये पैगाम भेजा, ये उन्होंने आज से हुक्म भेजा, तो तुम्हें भी लाइन लगा के उनके पास हाजिर हो जाना चाहिए, लेट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह अभी रोज का लाइन लगाना शुरू हो गया, और एक एक करके रोज, इनको मालूम है ये एक खाएगा 3-10 मारेगा, तो इससे अच्छा है ना कि कोई एक एक करके चले जाए और खा ले, बस यही बना रहे, बस शांति बना रहे। तो ये अभी रोज के एक एक जाने के लिए तैयार हो गए, और इस बात पर सहमत हो गए सब कि रोज एक एक जाएंगे और महाराज एक एक को खाते रहेंगे, बस इसी तरह अभी व्यवस्था चलने दो। ये कहानी हो गई हमारे, जिन्हें हम अंधभक्त बुलाते हैं। सही गलत की परखे बगैर सरकार की तरफ, सरकार को रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालना, सड़क पर उतरना, और सरकार के लिए इस वक्त 2014 के बाद से जो सरकार बनी हुई है, इससे पहले इतिहास में नहीं है ऐसा जनता सरकार के पक्ष में कभी आंदोलन लेकर निकली हो, या सरकार के पक्ष की, सरकार की फरमान को इसके जनता पर लागू होने के लिए अपनी उपस्थिति दी हो। इस तरह कोई आपने आंदोलन भी नहीं सुना होगा, जमावड़ा भी नहीं सुना होगा। ये आजकल हो रहा है ना, हो रहा है। एक पक्ष ऐसे है जिन्हें हम खास करके अंधभक्त जी बुलाते हैं। ये अंधभक्त लोग सरकार के फरमान को, सरकार के फरमान चाहे जो भी हो, चाहे किसी भी कौम के खिलाफ हो, चाहे किसी भी संप्रदाय के खिलाफ हो, चाहे गरीब के खिलाफ हो, धनी के खिलाफ हो, किसके भी खिलाफ हो, सरकार के फरमान को लेकर ये हो जाते हैं, एकदम से अपनी उपस्थिति देने लगते हैं। एकदम से सरकार ने क्या किया जनता के। अभी किसान आंदोलन हुआ तो एक पक्ष ऐसी थी, किसी ने तो किसानों के ऊपर ले जाके गाड़ी भी चढ़ा दिया, कोई एमपी का बेटा था। आपने इस तरह की कहानी कभी इससे पहले इतिहास में सुना था? नहीं ना, क्योंकि ये सरकार जब तख्त में बैठी, इससे पहले से मैनेजमेंट का इन लोगों ने एक बहुत बड़ा अपने पास जनता मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, इस मैनेजमेंट को, इस प्रबंध को इन लोगों ने अपनी कार्यक्रम का, अपनी सरकार चलाने की एक पक्ष इन लोगों ने बना लिया। और इन्हें मैनेज करने के लिए जो फोर्स इन लोगों ने ज़मीन पर उतारा है, उस फोर्स की बदौलत ये पक्ष
सरकार को साथ देती है, क्योंकि सरकार को, ये जो सरकार है ये जनता हितैषी सरकार नहीं है, ये सरकार जनता विरोधी सरकार है। ये खुद जानती है मैं अगर अपने पक्ष के लिए किसी को ज़मीन पे खड़ा नहीं किया तो मेरा रहना, मेरा सरकार पे बने रहना मुमकिन नहीं है। इस बात को ये पहले से इसके लिए जानते हैं कि मैं खुद चोर हूँ, इसके लिए मुझे दरवाज़ा खुला रखना ज़रूरी है। घर में घुसा हूँ, दरवाज़ा खुला इसके लिए रखूँगा क्योंकि मैं चोर हूँ, ये इनको पता है। इस बात की पता होते हुए इन लोगों ने अपना एक ज़मीनी पक्ष बनाने के लिए बहुत अच्छा खेल, इन लोगों ने बहुत अच्छा खेल इस देश के लोगों के साथ खेल रहे। और इससे भक्त बनकर जो उमड़ रहे हैं, जो भक्त खुद को भक्त कहलाने में भी कोई ये नहीं करते, देर नहीं करते, शर्म भी नहीं आती। सुनिए, बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। अगर हमें 5,000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5,000 का सिलेंडर लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार अगेन। इन भक्तों को ये नहीं मालूम है वो शेर जिसने लोमड़ी को काम दिया है, जिस दिन उसे भूख लगेगी, जिस दिन उसे दूसरा कोई लाइन पे आता हुआ नजर नहीं आएगा, उस दिन उसी को पकड़ के खाएगा वो। ये इस भक्त की हालत होगी कि उसी को पकड़ के वो खा लेगा। हो भी रहा है ना, खून चूसने की जो इन लोगों ने अपना मशीनरी, पूरी सरकारी मशीनरी को लगा दिया। ये सिर्फ मुस्लिमों को देख के किया जा रहा है नहीं ना, ये हिंदुओं पर भी है। अभी जो झोपड़ियाँ जिनकी तोड़ रहे, बस्तियाँ जिनका उजाड़ा जा रहा है, ये मुसलमानों का है, किसी संप्रदाय का नहीं है ना, सबका है ना। सबका है ना, सब जा रहे हैं ना। लगेगी आग तो आएंगी कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब की ये 2 लाइन, ये जो शेर है, ये इस वक्त ज़मीन पर बराबर फिट हो रही है। जिंदा रहने को ही बहुत बड़ा विकास समझा जाए। अभी हमारा यही हाल है, हम जिंदा हैं, इसी को बहुत बड़ा विकास मान लें। हमारे घरों को तोड़ दिया गया, हमारे बच्चे कैसे रह रहे हैं हमें पता है। 6,000 रुपये हम किराए पे कमरा लेकर के 12-13 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी जब 6,000 रुपये कमरा लेगा तो कैसे अपने बच्चों का गुजारा करेगा? क्या यही हिंदू राष्ट्र है? इसी को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? ये जो जमीनें दिख रही है, पता भी नहीं चलेगा कौन से बड़े बड़े अडानियों और अंबानियों को बेच दी जाएगी, हम देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बस ये हमारा धर्म ऊंचा, हमारा झंडा ऊंचा, हम अपने धर्म का चश्मा लगा के बीजेपी को वोट देते हैं और बीजेपी मुसलमानों के साथ में हिंदुओं को भी लपेट रही है। इन लोमड़ियों की क्या होगा? इन लोमड़ियों को खून चूसने के लिए इस सरकार को मालूम है खून तो सबका चूसा जाएगा, लेकिन एक पक्ष चाहिए तरफदारी करने के लिए, ज़मीनी पक्ष चाहिए। ज़मीन यानी खुद के हाथ में तो बल है। जनता को हराने के लिए पुलिसी बल, सेना बल और तो गोला तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसके लिए ज़मीनी बल इन लोगों ने अपने पक्ष में, ज़मीनी बल को पाने के लिए इन लोगों ने भक्त तैयार किए। यही भक्त है। लेकिन वो लोमड़ी समझदार था, उसने इसे नहीं किया। ये तो मैंने देश की कहानी बताने के लिए आपको यहाँ पर लेके घूम रहा था। ये कहानी में आपको समझा रहा था कि एक उस लोमड़ी को सिर्फ काम मिल गया, खुद के ऊपर से खतरा हट गया देख के उस लोमड़ी ने अपने लोगों को, जनता को उसने खतरे में डाल दिया। ये इन भक्तों का काम है। तो उस लोमड़ी ने एक्चुअली ऐसा नहीं किया, वो लोमड़ी था समझदार। अब आती है, मैं सबको इस कहानी से जो संबोधन करना चाहता हूँ, इस कहानी से जो समझाना चाहता हूँ, वो अभी अगली पार्ट है, आप सुनते जाइए। उस लोमड़ी ने वहाँ से आया, अपने लोगों को जमा किया और जमा करके ऐसे नहीं कहा कि तुम जमा हो जाओ और एक एक करके निवाला बनते जाओ, ये नहीं कहा। उसने क्या कहा? उसने बोला सुनो, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक विकल्प है, उस विकल्प को इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है हम सब लोग बच जाए। बोले लाइन लगाओ। शहर को मैं दूर से दिखाऊंगा कि ये देखो तुम्हारे लिए लाइन लगे, पहले से लाइन लगे हुए, कितने दिनों का लाइन है देखो, आप फिक्र मत करो। भक्त बन के अगर ये काम करते तो शायद इस देश के लिए, इस राष्ट्र रचना के लिए, इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए इनकी वफादारी साबित होती। ये कह सकते थे कि मैंने कुछ मसीहा का काम किया है। लेकिन ये इतने क्या कर रहे हैं, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। तो उस लोमड़ी ने आया, बोला लाइन तो लगाओ, शहर को मैं दूर से दिखाऊंगा तो लाइन दिखनी चाहिए कि ज़मीन पर लाइन लगी हुई है। तो अगला नंबर जिसका आएगा वो शहर के पास जाओ, जाने के बाद बोलना, बोले महाराज मैं आ गया हूँ, आपके निवाला बनकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ, आप मुझे खाओ ज़रूर, लेकिन इससे पहले एक बात सुन लो। हम जब लाइन लगा रहे थे, पीछे से एक दूसरा शेर वहाँ से एक एक करके खा रहा था, एक दूसरा शेर है पीछे, तो इसको अपनी अहम जगेगी, थोड़ा ईगो हार्ट होगा, तो वो गुस्से में आएगा। तो तुम जाके उससे बोलना खाओ ज़रूर, पीछे से एक शेर हमें एक एक करके वहाँ से खाता जा रहा है, आप उससे निपटते तो मेरे ख्याल से अच्छा है, क्योंकि आपका निवाला कम ना पड़े। तो गुस्से में आएगा और पूछेगा दिखाओ, तो तुम उसे ले जाके दिखाने जाना। और वो जो पीछे जो कुआं बनी हुई है, उस कुएं में उस शेर को बोलना उसमें झाँक के देखो, नीचे आपको दिखाई देगा। हालांकि
वो शेर जब झाँकेगा तो दूसरी परछाई होगी, उसको परछाई दिखाई देगा शेर का, तो वो समझेगा कि ये दूसरा शेर है। तो उस टाइम पे आप पीछे से और भी चिल्लाना कि यही है, यही है, यही है, ये इसी गर्त से आता है, इसी सुराख से निकल के बाहर आता है, यही है। आप उसको बोलना तो वो जोश के मारे उड़ी मारेगा और उसके अंदर डूब के वो मर जाएगा। तो अगला नंबर जिसका था वो गया और कहानी इसी तरह हुई। वो शेर को जाके बताया कि वहाँ पर और एक शेर है जो पीछे से खा रहा है, आपकी प्रतिष्ठा को वो धूमिल कर रहा है। आप एक काम करो, पहले उससे अगर निपटते हैं तो मेरे ख्याल से आपके निवाले पे आपका निवाला कम नहीं पड़ेगी। आप आ जाओ, देख लो, अगर आप समझते तो आ जाओ। तो शेर को आया गुस्सा, उसने बोला आओ दिखाओ कहाँ। उसने ले जाके वो कुआं दिखाया और बोला वो कुएं में ही वो उस सुराग में, ये जो सुराग दिख रहा है, जो गर्त दिख रहा है, उस गर्त के अंदर बैठा हुआ है। जैसे शेर ने वहाँ पर झांकी मारी तो उसको दूसरे शेर का परछाई नजर आया, और परछाई नजर आया, उन्होंने पीछे से चिल्लाने से पहले ही उसने उड़ी मार दी और पानी में डूब के वो मर गया। फिर ये जानवर तो बच गया। पीछे से वो जो जमा हुए सब थे, उन्होंने उस लोमड़ी को धन्यवाद कहा और कहा कि आपने हमें बहुत बड़े दहशत से आपने हमें बचा लिया। वर्तमान जो सरकार के नाम पे जो दहशत चल रही है इस देश के अंदर, सरकार के नाम पर, इस सरकार की, ये सरकार जब इक़्तिदार से, पावर से जब हटेगी तो इनकी एक एक कार्य, एक एक काम ऐसे बाहर आएगी, आपने इतिहास में नहीं सुना होगा। आप याद रखना ये बात, ये मैंने कह रहा हूँ। ये जितनी बुद्धिजीवी है इस देश की, सब लोग इस बात से सहमत है कि ये सरकार बैठ के दहशत को ऐसी बढ़ावा दे रही है, और जितनी दहशतगर्दना हमले हो रहे हैं सबके पीछे इनकी हाथ है। मैं खुला बोलता हूँ, क्योंकि इनकी चरित्र इसी बात को गवाही दे रही है कि ये इस देश में दहशतगर्दना हमला कराने में सक्षम है, और अपनी चाल चलन से ये इस देश में अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए और अपनी जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, ये ज़मीन को तैयार रखने के लिए, हिंदुत्ववादी जो इन्होंने लहर बनाया, उस लहर को चमकाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। क्योंकि इनकी पाले हुए सोशल मीडिया पे, आप फेसबुक पे चले जाओ, एक्स पे चले जाओ, और सोशल मीडिया के जितने, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, जितने भी सोशल मीडिया पर जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, उसमें आम लोगों के जितने आईडीज़ नहीं है, उससे ज़्यादा इनकी आईडीज़ है। अभी भी किसी भी पहलू को हिंदू मुसलमान करने के लिए ये बहुत जल्दी उसमें एक्टिव हो जाते हैं, और इनकी ये एक्शन ज़मीन पर जो बेवकूफ़ भक्त बैठे हुए हैं वो और भी शार करते हैं, और उनको लगता है कि हाँ ये जो कह रहे हैं वो सही है। और ज़मीन पर हमेशा आप देखो, एक संप्रदाय को टारगेट बनाना और उसके ऊपर जो किए नहीं किए, करे तो उसे सजा दो, कोई भी हो करे तो उसे सजा दो, लेकिन एक संप्रदाय को हमेशा गरियाना और उसके खिलाफ नफरत भड़काना, फैलाना, यही उनका काम है। तो हर पहलू को, हर जो बड़ी न्यूज़ जो सामने आती है, हो ना हो उसके पीछे इस तरह की कोई ना कोई पहलू जोड़ना और ये बनाना, नफरती एजेंडा बनाना, इनका काम है। ये यही काम कर रहे हैं इस वक्त। और ये यानी आईटी सेल के लोग, जो हमारी देश की सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त है, उनके आईटी सेल के लोग हैं ये और इनके आईटी सेल के लोग हैं। मतलब इसके पीछे हमारे ही वही जो बड़े लोग, जहाँ हम लोग जिन्हें बड़े बड़े मानते हैं, मैं जिन्हें यानी पूछता भी नहीं हूँ, वो लोग का हाथ है ना। तो ज़मीन पर यह सब कर रहा कौन है? तो ये जो चरित्र है, ये चरित्र बहुत बड़ी तरह से भी है, बहुत कहीं और लिंक लगता है जाके कहीं और। ये हरकतें बता रही है कि ये क्या नहीं कर सकते हैं। अगर खुल्लम खुल्ला इतना कर पा रहे हैं तो पीछे से कितना करते होंगे? अब बात समझ पा रहे? और कहने को ये कहता हूँ मैं हमेशा, व्यवस्था ने इन्हें सुविधा दी हुई है, व्यवस्था ने उन्हें ये हुक्म दी हुई है, व्यवस्था ने इन्हें निर्धारित की हुई है, व्यवस्था ने इन्हें मौका दिया हुआ है कि तुम इस तरह करो। इसके लिए चेंजेस, परिवर्तन, बदलाव अगर चाहिए तो व्यवस्था में चाहिए। व्यवस्था में ये लोग बैठ के अगर इतना कर सकते हैं तो इससे भी ख़तरनाक कोई अगर किसी फिराक से जाके बैठ गया तो क्या नहीं करेगा? ये बात समझो, क्या नहीं करेगा। इसलिए उस व्यवस्था को पहले से परिवर्तन की ज़रूरत है, जिस व्यवस्था के अंतर्गत बैठ के ये सब किया जा सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमारा मिशन ये सरकार के ख़िलाफ़ नहीं है। ये तो सिर्फ एक कहानी सामने आई और कहानी को मैं पढ़ता गया, आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन हमारी मिशन इनके खिलाफ नहीं है। हमारी मिशन है व्यवस्था बदलना। इस देश के 140 करोड़ लोग, 143 करोड़ लोग हम लोग इस वक्त हो गए हैं, मैं सुन रहा हूँ। इन 143 करोड़ लोगों की मुकद्दर बदलने का है। इन 143 करोड़ लोगों के मुकद्दर बदलने के लिए ये देश सक्षम है, अगर कोई काबिल इंसान वहाँ पर बैठेगा तो। और इस काबिल इंसान को चुनने के लिए हमें लोकतंत्र के मर्यादा के हिसाब से हमें पावर मिली हुई है। सरकार में बैठेंगे,
इलेक्शन का टाइम आएगा, इलेक्शन के ऐलान करेंगे, इलेक्शन कराएंगे और करेंगे, हम लोग चुनेंगे, इससे नहीं होगा। अलग से मोर्चा बनाकर करना पड़ेगा, ये अलग से मोर्चा बनाकर करना पड़ेगा, वरना ये करने नहीं देंगे। क्योंकि व्यवस्था इन चतुर बदमाशों को न्योता देती है, मौका देती है, तो ये चतुर बदमाश ये आपको अच्छा काम करना नहीं देंगे। इसके लिए इनसे लड़ना पड़ेगा, और इनसे लड़ने के लिए हमारी ताकत ज़रूरी है, फोर्स बनाना पड़ेगा। बात समझ लो। मैं पिछले मेरे वीडियो में और एक कहानी बताया था, जिसमें एक मसीहा की बात किया था कि एक बुद्धिजीवी 4 भाइयों के घर पे मेहमान बन के गए थे। वो 4 भाई कुछ कमाते नहीं थे, उनके घर के सामने एक दरख्त हुआ करता था, उस दरख्त से जो फल आता था उस फल को बेच के खाते थे। ये उनकी पैतृक दरख्त थी और पुराने ज़माने से चला आ रहा था, इसके लिए इसी व्यवस्था को फॉलो करते हुए चल रहे थे। लेकिन ये बुद्धिजीवी जब मेहमान बनकर आए, इन्होंने देखा ये चारों भाई मिलकर क्या नहीं कर सकते। रात को आखिरी पहर में इन्होंने कुल्हाड़ी लेके उस दरख्त को काट दिया और धीरे से वहाँ से निकल लिए। 2-3-4 साल के बाद उन चारों भाइयों की स्थिति बदल गई, रहने की ढंग, ज़िंदगी में बदलाव, रहने की ठिकाना, सब कुछ डेवलप हो गया था, यानी कमाने लग गए थे वो लोग। तो और ये जो 3-4 साल के बाद जब इनकी हालात बदली, तब जाके इन्हें समझ में आया कि वो जो मेहमान था उसने हमारे साथ दुश्मनी करके नहीं गया, ये तो हमारे लिए मसीहा था। ये 3-4 साल के बाद समझ में आया, पहले समझ में नहीं आया। तो इस देश को ऐसे मसीहा चाहिए, इस देश को उस मेहमान की ज़रूरत है। उस मेहमान की भूमिका में आने के लिए कुछ लोगों को तैयार होना पड़ेगा। ये जो मुकद्दर खिसकाती पेड़ है, उस पेड़ को काटना पड़ेगा, ध्यान रखना। उस पेड़ को काट कर दूसरे विकल्प के लिए आगे आएंगे तो इस देश की 143 करोड़ लोगों की मुकद्दर बदलने की इतना अच्छा मौका है। हमारा देश सक्षम है, देश के अंदर प्राकृतिक धन है, हमारे देश के अंदर मानव संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, क्या नहीं है हमारे देश के अंदर। उन चीज़ों को बराबर डिस्ट्रीब्यूशन में एक व्यवस्था बनाकर इन 140 करोड़ 143 करोड़ लोगों की मुकद्दर बदला जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 साल के अंदर। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बार बार मैं अपनी हर व्याख्यान पे एक व्यक्ति की मैं उल्लेख करता हूँ, और वो व्यक्ति जिसका नाम है ली कुआन, सिंगापुर का प्रतिष्ठिता। वो सिंगापुर बिल्डर को आप याद करो, उसने अकेले दम पे सिंगापुर को बना दिया था। उसने किस हालात से सिंगापुर को उसको बनाया था। इसी तरह एक ली कुआन यूँ यहाँ ज़रूरत है, बात समझ पा रहे। और वो होगा तो ये जो 140 145 करोड़ लोग, 43 करोड़ लोग जो भी हम लोग हैं, इनकी मुकद्दर बदल सकता है, सिंगापुर बन सकता है इंडिया मात्र 5 से 10 साल के अंदर। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है इन निकम्मों को वहाँ से हटाना। ये जो निकम्मे वहाँ पर एक एक करके बैठे हुए हैं, क्या क्या बन के बैठे हैं और मस्त उसकी मज़ा ले रहे हैं, ये मज़ा लेना बंद करके वहाँ पर काम की प्रणाली उस पर लागू करना पड़ेगा। जब तक काम के मज़ा वहाँ वो जगह, राजनीति ये साधन नहीं है, ये साधना है। तो उसको साधन से साधना में बदल के उस व्यवस्था में कुछ ऐसे परिवर्तन करना पड़ेगा जिससे इस देश की 140 करोड़ 145 करोड़ लोगों की मुकद्दर रातों रात बदल सकती है। ये देश इतना सक्षम है, लेकिन इसको अक्षम बना के रख दिया इन निकम्मों ने, जो निकम्मा चुन चुन कर जाके वहाँ पर बैठते हैं। और ये चुन चुन कर जाना इनकी गलती नहीं है, ये व्यवस्था की गलती है। उस व्यवस्था में हाथ डालना आपके मेरे सबके लिए फ़र्ज़ है। धन्यवाद।